अ, नमस्ते मित्रों। मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग आज एंटीबायोटिक के विषय में बात करेंगे। मेरा इस चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो बनाने का एक कारण है कि मैं चाहता हूँ सामान्य विज्ञान की सामान्य जानकारी सामान्य स्तर पे सामान्य लोगों तक पहुँच सके, जिसके कारण मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है। इस चैनल पे आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th और जनरल कंपटीशन जैसे रेलवे की विषयवार विज्ञान के विभिन्न टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे सारे वीडियो आएंगे। अ, लेकिन अभी जो है हम सामान्य परिस्थितियों में जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पे वीडियो बनाना चाहते हैं, उन पे आपके सामने अपना नॉलेज रखना चाहते हैं। मैं आज एंटीबायोटिक के विषय में बात करने जा रहा हूं। अगला वीडियो हमारा वैक्सीन से रिलेटेड होगा। टीकाकरण, टीका किस प्रकार से काम करता है हमारे शरीर में, टीका इंस्टेंट वर्क कैसे करता है, टीका ही क्यों बना, एंटीबायोटिक क्यों नहीं बना, वायरस का टीका बनता है, बैक्टीरिया फंजाई का एंटीबायोटिक बनता है, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक में क्या अंतर है, एंटीबायोटिक किस प्रकार से बनता है, क्या काम करता है, इन विषयों को आज हम लोग देखेंगे। और वैक्सीन क्या है, किस प्रकार शरीर में काम करता है, कौन कौन सा वैक्सीन अभी बना है, भारत में कौन कौन सी वैक्सीन को स्वीकृति मिली है, उन वैक्सीन में हमारे लिए कौन सी वैक्सीन प्रीफर करना चाहिए हमें, उन वैक्सीन को लेकर के जो भ्रांतियां हैं ग्रामीण स्तर पर, जो विभिन्न तरह के रिपोर्ट हम देखते हैं कि बिहार में या किसी भी राज्य में किसी भी जिले में ग्रामीण स्तर पर वैक्सीन को लेकर के जागरूक नहीं है। एक विभिन्न प्रकार के किंवदंतियां कही जा रही हैं कि वैक्सीन लगाने से ये हानि है वो हानि, उन सारे विषयों पर बात करेंगे। वैक्सीन कितना इम्पोर्टेंट है, उन सारे विषयों पर अगले वीडियो में बात होगी। आज के वीडियो में हम लोग एंटीबायोटिक के विषय में बात करने जा रहे हैं। एंटीबायोटिक कहते किसको हैं, सबसे पहले हमको ये समझने की आवश्यकता है। एंटीबायोटिक वो रसायन है, रसायन नहीं, वह जैव रसायन है। मस्ट बी रिमेंबर, एंटीबायोटिक इज बायोकेमिकल। एंटीबायोटिक बायोकेमिकल है, न कि केमिकल है। यह किसी जीव के द्वारा हमारे शरीर के भीतर जा करके हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को मजबूत करता है और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या तो उन्हें नष्ट करता है। इसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक में हमने एक शब्द यूज किया है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली। मित्रों, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली क्या है और एंटीबायोटिक हम क्यों लेते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली हमारे शरीर की एक सेना है। जैसे किसी भी देश में सेना होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की एक सेना है जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली कहते हैं। जैसे देश में वायु सेना है, जल सेना है, थल सेना है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में ल्यूकोसाइट्स है। तो ये सारे हमारे शरीर में ये एंटीबायोटिक की मदद से विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समाप्त करने में मदद करते हैं। हम बात करते हैं कि ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली काम किस तरीके से करती है। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करता है, जिस प्रकार देश में कोई आतंकवादी समूह या घुसपैठिया प्रवेश करता है, तो वो हमारे देश की सेना उस पर हमलावर होती है, उसको समाप्त करती है, उसके घुसपैठ को रोकती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हम बैठते भी हैं, और आपको मालूम है मित्रों कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु इत्यादि। तो ये सब हर जगह मौजूद है। कचरे के ढेर के बगल से हम कभी गुजर रहे होते हैं, कभी अपने बिछावन पे बैठे, कभी भोजन कर रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, तो ये हर जगह मौजूद हैं और हमारे शरीर के अंदर निरंतर कंटिन्यू ये जाते रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर की प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली इसको समाप्त करती रहती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में जा रहा है, हमेशा जा रहा है, ऐसा नहीं पहली बार जा रहा है। तो जब ये जाते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली इसको समाप्त करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के भीतर आने के बाद उनका प्रभाव हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली के प्रभाव से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली अर्थात इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, तब
हमें आवश्यकता होती है दूसरे देश के सेना के मदद की, अर्थात एंटीबायोटिक्स की। ये एंटीबायोटिक, जैसा कि मैंने पहले कहा डिफिनीशन में ही, यह जैव रसायन है, किसी जीवाणु से, किसी फंजाई से ही इसको बनाया जाता है, केमिकली इसको तैयार किया जाता है। इसको जब हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो यह हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ उस जीवाणु को, उस फंजाई कवक को समाप्त करता है, उसकी वृद्धि को समाप्त करता है या तो उसको ही समाप्त करता है और हमारे शरीर में उसके प्रभाव को रोकता है। इसको हम एंटीबायोटिक का कार्यविधि समझ सकते हैं। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एंटीबायोटिक जो है वह वायरस पर क्यों एप्लीकेबल नहीं है और यह किस पे एप्लीकेबल है। तो एंटीबायोटिक केवल जो है बैक्टीरिया और फंजाई पे ही काम करता है, इनसे जुड़े हुए रोगों पे ही काम करता है। यह वायरस से जुड़े हुए रोगों पे काम नहीं करता है, क्योंकि वायरस के पास म्यूटेशन की क्षमता होती है। वह हर क्षण, हर पल, निरंतर पल पल अपना रूप बदल रहा होता है। इसके कारण से वायरस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। यह काम करता है बैक्टीरिया और फंजाई से होने वाले रोगों पर। और आपको एक बात याद रखना है, जिसको मैं अभी बताऊंगा कि एंटीबायोटिक से क्या हानि है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं हमारे शरीर में जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, न कि जीवन को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो एंटीबायोटिक के अत्यधिक सेवन से क्या हानि है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किस प्रकार हुई, इस चीज को हम लोग समझते हैं। घटना है 1928 की। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब एक स्कॉटिश शिक्षक थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने, चूंकि इनका लैब थोड़ा सा गंदा रहता था, इनका जो एक्सपेरिमेंट रूम था काफ़ी गंदा रहता था, ये एक बैक्टीरिया पे, एक प्लेट पे ये वर्क कर रहे थे। और जब ये वर्क कर रहे थे उस प्लेट पे, तो ये देखते हैं क्या कि एक बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ओरियस एक बैक्टीरिया है जो कि एक प्लेट पर था। ये उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जहां जहां कुछ फंजाई, कवक, कवक किसको कहते हैं, जैसे मशरूम वगैरह हो गया, इसी किंगडम का एक मेंबर है। तो जैसे चर्म रोग जिनसे होता है, दाद खाद खुजली वगैरह, तो ये सारे एक ही किंगडम के ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। उसी किंगडम का एक मेंबर है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। यह उस प्लेट में वो उभरने लगा। जहां जहां पेनिसिलियम नोटेटम था वहां वहां वो बैक्टीरिया अर्थात स्टेफिलोकोकस समाप्त होने लगा। इनको आश्चर्य हुआ। इनको यह आश्चर्य हुआ कि जहां जहां पेनिसिलियम नोटेटम है वहां वहां बैक्टीरिया नहीं है, वहां वहां बैक्टीरिया समाप्त हो रहा है। तभी से एक क्रांति हो गई, एक रिवॉल्यूशन हो गया बायोलॉजी की दुनिया में। और वो रिवॉल्यूशन हमेशा के लिए हम लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। क्योंकि आप कल्पना कीजिए मित्रों, यदि एंटीबायोटिक की खोज नहीं हुई होती तो क्या होता। टीबी जैसे बीमारियों में निश्चित थी मृत्यु। तो 1942 के बाद यह घटना रुकी है। एंटीबायोटिक की खोज होने के बाद विज्ञान और खास करके बायोलॉजी और खास करके यह रोगों की दुनिया में काफी बड़ा परिवर्तन आया है। ठीक है मित्रों, तो एंटीबायोटिक से हमारे शरीर में इस प्रकार से काफी ज्यादा इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद मिलता है। मैं बात कर रहा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के विषय में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तब देखा कि वहां पेनिसिलियम नोटेटम से कुछ केमिकल निकल रहा है जो उस बैक्टीरिया को समाप्त कर रहा है। तब जाकर के एंटीबायोटिक की खोज हुई। मूलतः यह घटना 1928 की, और 1942 के बाद से एंटीबायोटिक दवा के रूप में मार्केट में आ गया और हमने 90% बीमारियों के ऊपर अपना पकड़ बनाया, अपना कब्जा किया है। मित्रों, अब एंटीबायोटिक नाम दिया था सेलमैन वाक्समैन ने। तो इन्होंने यह नामकरण किया था 1942 में इन्होंने इसका नामकरण किया है। और 1928 की वह घटना है, 1942 के बाद यह औषधि के रूप में मार्केट में आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मित्रों दो प्रकार के होते हैं। एक है एंटीबायोटिक जो जीवाणुरोधी है, जीवाणुरोधी का मतलब बैक्टीरिसिडल है, और दूसरा है बैक्टीरियोस्टेटिक जो कि जीवाणुओं को मारने का काम करता है, और एक है जीवाणुओं को पनपने से रोकता है। ठीक है, बैक्टीरिया से प्राप्त प्रतिजैविक के नाम है जैसे टेरामाइसिन है, नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन है। ये सब बैक्टीरिया से प्राप्त एंटीबायोटिक हैं।
फंजाई से प्राप्त एंटीबायोटिक है एंटी एमिबिन, हेलेन, पेनिसिलियम नोटेटम, ये सब फंजाई से प्राप्त एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक दो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एक फंजाई दूसरा बैक्टीरिया, और यह इन्हीं दोनों से होने वाले रोगों पर भी कारगर होता है, न कि वायरस से होने वाले रोगों पर कारगर होता है। इसीलिए मित्रों कोरोना के समय में एंटीबायोटिक कोरोना के लिए नहीं बना, एंटीबायोटिक कोरोना के लिए, क्योंकि वह वायरल डिजीज है, एड्स हो गया, इन सब में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, क्योंकि वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक का वर्क नहीं हो सकता है, वह म्यूटेशन करता है अपने अंदर। अब हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल दो टर्म आते हैं। एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक हो सकता है, लेकिन एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल नहीं होगा। एंटीबायोटिक जो है वह बायोकेमिकल होता है, जबकि एंटीबैक्टीरियल जो है उसको केवल केमिकली बनाया जाता है और वह केवल बैक्टीरिया पे काम करता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के साथ साथ फंजाई दोनों पे काम करता है। मित्रों एक और प्रश्न उठता है कि एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जब जाता है तो डॉक्टर कहते हैं 5 दिन का कोर्स है। हम क्या करते हैं, यदि 3 दिन में ही स्वस्थ हो गए तो हम कहते हैं कि अब हमें एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है या किसी दवाई की आवश्यकता नहीं, और स्वयंभू डॉक्टर बन जाते हैं और दवाई छोड़ देते हैं। जानते हैं मित्रों इससे एक बहुत बड़ा हानि होता है। आप क्या करते हैं, अपने अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति रेसिस्टिविटी क्रिएट कर देते हैं, अर्थात वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मान लिया जाए दवाई क्या करता है, जो मेडिसिन आप लेते हैं, ओरल मेडिसिन लेते हैं, वह आपके बॉडी में गया, ब्लड में मिला और शरीर के सारे ऑर्गन के पास गया। बैक्टीरिया से प्रभावित ऑर्गन मान लिया जाए कि लीवर है, और वह दवा गया उंगली में, आपके शरीर के होल पोर्शन में गया, तो हो सकता है लीवर तक वह दवा तब तक न पहुंची हो या कम पहुंची हो, वहां पे बैक्टीरिया अभी भी बचे हुए हो 3 दिन तक, इसीलिए डॉक्टर ने आपको 5 दिन का कोर्स दिया होगा। और तीसरे दिन के बाद क्या होता है, आप जब रोक देखते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस समय तो पैसिव फॉर्म में चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से एक्टिव होता है, और तब आप उसी एंटीबायोटिक को जब दोबारा लेंगे तो उसके अंदर उसके प्रति रेसिस्टिविटी बन चुकी होती है, वह उससे लड़ने के लायक खुद को ढाल चुका होता है। तो इस प्रकार से आपको यह बात समझना आवश्यक है कि जब डॉक्टर आपको जितने दिन का कोर्स एंटीबायोटिक का देते हैं उतने दिन का कोर्स आपको करना जरूरी है, न कि आप बीच में ही दवा खाना छोड़ दें, तो इससे आपके शरीर का हानि है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में मजबूत रूप में आ जाएगा, आपको उससे ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे आपके शरीर की अपनी सेना, जैसा मैंने कहा, वह कमज़ोर होते चला जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होते चला जाएगा। अब बात करते हैं मित्रों एंटीबायोटिक के नुकसान का। एंटीबायोटिक का नुकसान क्या है? हाँ, एंटीबायोटिक का नुकसान भी है। एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जब वर्क करता है तो हमारे शरीर के कुछ फ्रेंड बैक्टीरिया हैं, जैसे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बैक्टीरिया, ये सारे भी क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। हमारे शरीर का मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी प्रभावित होने लगता है, उपापचय क्रिया भी प्रभावित होने लगती है। इसीलिए एंटीबायोटिक का अति उपयोग भी गलत है। थोड़ा सा सर्दी हुआ, थोड़ा बुखार हुआ, तुरंत गए केमिस्ट के पास, जा करके कहा भैया हमें तो सर्दी हुआ है, उसने आपको दे दिया 4 दवा एंटीबायोटिक के नाम पर। निश्चित रूप से आप हो सकता है स्वस्थ हो जाएं, लेकिन याद रखना मित्रों, आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके अंदर नुकसान पहुंचा रहा था, वो मजबूत होता है। इसीलिए एंटीबायोटिक में बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आपका वजन कितना है, आपका एज कितना है, आपको कौन सी बीमारी हुई, डॉक्टर उस सिम्टम के आधार पर एंटीबायोटिक देते हैं। इसलिए अपने मन से एंटीबायोटिक लेना भी घातक है। आपके शरीर के जो आपके फ्रेंड बैक्टीरिया हैं वो समाप्त होने लगते हैं, आपके शरीर में हानि होना शुरू हो जाता है, ऑर्गन प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए हम एंटीबायोटिक का जत्र तत्र जब मन तब उपयोग गलत है। एंटीबायोटिक का उतना उपयोग नहीं करना चाहिए। अतः मित्रों अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैक्सीन को लेकर के, कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, वैक्सीन किस प्रकार काम करता है, कैसे काम करता है, वैक्सीनेशन पर विस्तृत चर्चा आपके साथ होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।